हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस इन पी सी एस। हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो बुक कर रहे हैं और जो जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और मेन स्टोरी की बात करते हैं। एक ओवरव्यू हमने ले लिया। हम लोगों ने अभी तक 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की बात करी थी। हम लोगों ने ट्रांसफर डेस्टिनी स्पीच की बात करी थी। हम लोगों ने ट्रांसफर डेस्टिनी स्पीच में गोल्स आने थे कि नेहरू जी ने क्या कहा था कि आज़ादी मिल गई है लेकिन ये रिलैक्स करने का वक्त नहीं है, अब हमें कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि इंडिया के सामने बड़े सारे चैलेंजेस हैं नेशन बिल्डिंग के। लेकिन देश की आज़ादी होने के बाद जो खुशी हमें मिली, जिस दिन जो खुशी आ रही थी उससे कहीं दुगना एक गम आ रहा था। क्या कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत जो कि लेकर आए थे लॉर्ड लुई माउंट बैटन, ये उस टाइम पे वाइसरॉय थे। और इसी के साथ एक प्लान आता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान, इस प्लान के अनुसार ये बोला गया था भारत को, इंडिया की सरकार को, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट थी और नेहरू जी और सारे लीडर्स को, आज़ादी तुम्हें एक शर्त पे मिलेगी, इफ़ यू आर रेडी टू फॉर्म 2 नेशंस विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। यानी कि जो लक्ष्मीकांत में हमने देखा था ना कि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी बार बार, पहले डिमांड रिजेक्ट हो गई थी, वो गई थी, क्या वो याद है? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कैबिनेट मिशन, है ना। लेकिन वो चीज़ बाद में जाकर वो सिद्ध हो गई और सारे लीडर्स बहुत ही ज़्यादा दुखी थे इस बात से कि हम लोग बंटवारे को रोक नहीं पाए, पार्टीशन होकर ही रहा। हिंदुस्तान से 2 सेपरेट कंट्रीज बनी, एक हिंदुस्तान खुद जो कि इंटैक्ट रही, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वेस्टर्न पार्ट का बट गया, नोन एज वेस्ट पाकिस्तान, एंड ईस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान का ही कुछ हिस्सा उसे दूसरे नाम से दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, जो कि 1971 में जाकर बना बांग्लादेश। इतनी कहानी तो आप जानते हो अभी तक, ठीक है। पार्टीशन हो रहा था, पार्टीशन होने से कोई दिक्कत नहीं थी, पार्टीशन जो हो रहा था, पार्टीशन होने से कोई दिक्कत नहीं थी। पार्टीशन हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंट बैटन प्लान के तहत बंटवारा होना था तो हो गया, नहीं रोक सकता था क्योंकि ऑन पेपर सब कुछ ठीक था और मतलब हो नहीं था, वो कोई नहीं रोक सकता था। बंटवारे के बाद लेकिन जो रेपरकशंस निकले, जो आउटकम निकले, जो इम्पैक्ट निकले, वो बहुत दिल दहला देने वाले थे। जैसे सबसे पहले जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो मैंने थंबनेल बनाया है उसको मैंने सोच समझ के बनाया है, एक बारी पहले उस पर नज़र मारते हैं। इसको देखो, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना, ये पार्टीशन के सरकमस्टांसेस की इम्पैक्ट की रियल फोटो है। यानी कि पीछे मैंने एक ट्रेन लगाई है जो कि मुल्तान लाहौर से कनेक्ट होते हुए इंडिया के पंजाब साइड तक आती थी। और यहाँ पर क्या होता था, इस ट्रेन के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हो कई लोग मतलब रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए, कहीं लटक रहे हैं, कहीं ऊपर भी चढ़े हुए, इतने सारे लोग। यहाँ पर अगर पार्टीशन पीसफुल प्रोसेस होता तो इतनी हड़कम क्यों मस्ती, सोचो ज़रा। फिर मैंने अपना ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान अगर 2 सेपरेट कंट्रीज बन रही थी, वो नॉर्मली भी बन सकती थी, इनके रिलेशन अच्छे भी हो सकते थे। आप अभी तक जानते हो जर्मनी की कहानी, बर्लिन वॉल की कहानी। वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, जब बर्लिन वॉल टूटी तो उनके बीच में रिलेशंस के अच्छे नहीं रहे क्या? बताओ, बिल्कुल रिलेशंस अच्छे रहे। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी हो गई कि कोरिया को जब डिवाइड करा गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, आज तक उनके बीच में कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया। सिमिलरली हिंदुस्तान से निकला हुआ पाकिस्तान, जिनके बीच में सबसे बढ़िया रिलेशन रहने चाहिए थे, एक दूसरे के सबसे ज़्यादा जानी दुश्मन ये। वापस चलते हैं। तो पार्टीशन के साथ साथ क्या हुआ, 2 चीज़ें आई। एक डिस्प्लेसमेंट, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, लोगों को अपना गांव, अपनी ज़मीन छोड़ छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। ऑब्वियस ही बात है, इमोशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप पार्टीशन की मूवी देख सकते हो, इसके अलावा भाग मिल्खा भाग ज़रूर देखना इसके ऊपर, ठीक है। और गदर एक प्रेम कथा ज़रूर देखना, ठीक है।
सनी देओल की और अमीषा पटेल की। उसके अंदर आपको रियल घटना देखने को मिलेगी। हाँ, वो अलग बात है, गदर में उस सीन को, वो गदर किस किस ने देखी है वैसे? पुरानी पिक्चर है थोड़ी सी, लेकिन किसी ने देखी है? अश्वरीत कशिश देखी आपने? नहीं देखी? उसमें सारे सीन असली हैं, लेकिन अश्वरीत वो सीन असली नहीं है कि हैंडपंप उखाड़ कर पूरे पाकिस्तान को मारता, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो पार्टीशन में दो चीज़ें आई थी, लोग डिस्प्लेस हो रहे थे। दूसरा, डिस्प्लेस होने के बाद अब जो लोग पाकिस्तान के मुसलमान या हिंदू इंडिया आ रहे थे, इंडिया के हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, उनको हमें रिहेबिलिटेट भी तो करना था। अब ये स्टोरी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो ये एनसीईआरटी आपको क्रिस्टल क्लियर और कम शब्दों में जितनी गहराइयों से बातें बताकर जाएगी ना, आप पूरे के पूरे ग्रंथ, डॉक्यूमेंट्रीज कुछ भी देख लो, उतनी नॉलेज भी नहीं मिलेगी वहाँ से आपको। और अल्टीमेटली देखो बात क्या है, हमें अपने हर कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, हम बंधे हुए हैं इस रेंज के बीच में, बस यही है हमारी लक्ष्मण रेखा। इससे कम नहीं लिख सकते, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो चलो अब बात करते हैं पार्टीशन की प्रॉपर तरीके से। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है? मिडनाइट ऑफ 15 टू 14 अगस्त 1947 पे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और हमारे साथ साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक बात वैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का अभी हमारा इंडिपेंडेंस आने ही वाला है, देखो सही टाइम पे चल रहा है चैप्टर वैसे हमारा, ठीक है? इसका मतलब हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, सारी फाउंडेशन कोर्स की चीज़ें बिल्कुल तय सीमा में चल रही हैं। आज 12 अगस्त है ना। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे परसों आएगा 14 अगस्त को, नरसों हमारा होगा 15 अगस्त को। एक दिन पहले मतलब मिडनाइट आवर पे ये डिक्लेयर हो गया था, इंडिपेंडेंट उन्होंने कर दिया था अपने आप को। हमने 15 अगस्त को करा था, रात को 12 बजे के बाद जब तारीख बदल जाती है, ऑब्वियसली बात है हमारा देश आज़ाद हो गया था। ऑन 14 टू 15 अगस्त 1947 कोई एक देश आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स ने कब्जा किस पे करा था? सिर्फ हिंदुस्तान पे। लेकिन देखो जब छोड़ कर गए ना, तो वो पेड़ कट गया दो टुकड़ों में, 2 नेशन स्टेट्स बॉर्न हुए। अब यहाँ पर आप बस इसको सुन लो, ऐसे ही लिख लेना। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि नेशन क्यों नहीं बोला गया, कंट्री क्यों नहीं बोला गया, नेशन स्टेट क्यों बोला गया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, इसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। वैसे कशिश, मुझे आप बात बताना ज़रा ये वाली कि नेशन और स्टेट के बीच में फ़र्क क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट? समझ लो, यही समझ लो, क्योंकि फिर PSIR में भी वही सेम चीज़ है, यहीं से कवर हो जाएगा आपका। जल्दी बताओ। तो 2 नेशन स्टेट्स बॉर्न हुई, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ये क्यों बॉर्न हुई? क्योंकि इनके ये आउटकम था पार्टीशन का। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो सिंपल आप लिखना, द टर्म पार्टीशन इंडिकेट्स या इट मीन्स डिवीजन ऑफ, पहले क्या था? हिंदुस्तान तो नहीं था, ब्रिटिशर्स का हिंदुस्तान था, डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडियन पाकिस्तान। ये लाइन ना हाईलाइट करके इतनी आसानी से बच्चों की तरह इसलिए बता रहा हूँ आराम आराम से, इसकी महत्वता है, इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। ये आपको बाद में समझ में आएगी। पार्टीशन की डेफिनेशन भी हर कोई नहीं लिख पाता है, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सही नहीं बोलोगे ना अगर इसको तो नंबर कटेंगे। अब क्या हुआ? तो द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर, जो ये बॉर्डर बना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये डिमार्केट करता था कि हमारी जो टेरिटरी थी, हर एक कंट्री की, हर एक कंट्री यहाँ पर मतलब वही वाली बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है? वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से एक आउटकम था, उसका रिजल्ट था, उसका कल्मिनेशन था, जिसको वो कह रहा है कि आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो। अब ये पता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में ये बोल दिया इसने, वैसे मैं खुद भी आपको बोलने वाला था, एंशियंट से ना आप अगर मैप देखना शुरू करोगे, वैसे आप देख ही चुके हो, और इस टाइम तक 1947 तक आप देखोगे। एक बात याद दिलवा दूँ मैं, कशिश याद है वो सब लोगों को, अश्वरीत आपको भी होगा, रागिनी, 6th क्लास की जो एंशियंट हिस्ट्री जब करी थी हमने, याद है वो एक अशोका के बारे में, अशोका का रेफरेंस लेकर हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में डिफ्रेंशिएट जब कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कांधार इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान तक मिलती है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अशोका की टेरिटरी अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो इंडिया का मैप की पॉलिटिकल फ्रंटियर ना बहुत ज़्यादा वास्ट थी। इट इज़ जस्ट लाइक, मतलब एक रेफरेंस देने के लिए बता रहा हूँ, USSR के अंदर 15 कंट्रीज थी,
तो तब वो रशिया अगर उस टाइम पर कोई देखे जब वो यूएसएसआर था तो वो बहुत ज़्यादा अलग दिखता था और एक्सपेंडेड। आज भी लार्जेस्ट कंट्री है वो, जबकि 15 कंट्रीज उसको छोड़ के चली गई, लेकिन तब और ज़्यादा था। तो इसका ना वेशभूषा जो इसकी है, रंग रूप जो है इंडिया का, जो इसकी शेप है वो बदलती चली आई है एंशियंट हिस्ट्री से लेकर, एंशियंट पास्ट से लेकर 1947 तक, 1947 तक। अब देखो एक क्वेश्चन जो आपको आ सकता है हर एग्जाम में, एंड कशिश स्पेशली आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, या डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ, या डिस्कस अबाउट टू नेशन थ्योरी। किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है टू नेशन थ्योरी, बस अगर बीच में मिल जाए, इसके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की प्रोबेबिलिटी 99%। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ, ये जितनी चीज़ें हम एनसीईआरटी से मैं तुम्हें बता देता हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसकी, ये पता है क्यों बोलता हूँ, यूपीएससी के सोर्सेस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उसके बाद पूछने के लिए ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। तो कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए फ्रिंज एरिया से पूछना स्टार्ट करता है, जो कि होते बहुत बेसिक आंसर है, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता भी होता है, लेकिन आंसर लिख नहीं पाते हैं वो जाकर भी, उनका पेन ही काम नहीं करता, उनका हाथ स्टक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा टू नेशन थ्योरी क्या थी, अब हर कोई ये लेकर आ जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा है टू नेशन थ्योरी, ऐसे नहीं, ये बोलना ठीक है, ऐसे लिखा नहीं जाता है इस आंसर में। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट आया कैसे। तो देखो एक फैक्ट बता रहा हूँ प्रीलिम्स का, एमपीपीएससी में भी आ सकता है। टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट जो आया, ये जो थ्योरी ये प्रपोज करी, ये मुस्लिम लीग ने करी थी। ये वाली बात ना हम लोग वैसे कर चुके हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, लेकिन वहां पर बस टू नेशन थ्योरी का नाम नहीं था। ये जब वो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी ना कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, जब से कैबिनेट मिशन प्लान और वो सब जब चले आए थे, वो एक्चुअली टू नेशन थ्योरी के बारे में ही बोल रहे थे, बस उन्होंने उस टाइम पर थ्योरी नहीं दी थी। ये मुस्लिम लीग ने डॉक्यूमेंट निकाला था, उन्होंने बोला टू नेशन थ्योरी, ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंपा, 1-2 बार रिजेक्ट भी हुआ, इस पर आनाकानी भी हुई, लेकिन फाइनली ऑब्वियसली बात हम जानते हैं आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान अलग ही हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया था। लेकिन मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, आंसर ये बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग ने प्रपोज करा था इसे। क्या बोलती थी ये थ्योरी, ये बोलती थी, देखना इसका लॉजिक क्या था, मतलब अब आप ऐसे थोड़ी ना बोल दो कि दिल्ली को सेपरेट कंट्री बना दो इंडिया से अलग होकर, कुछ आपके आर्ग्यूमेंट तो होना चाहिए ना, आपने बोला क्या, यही थोड़ी ना कि प्लेन पेपर पे लिख कर दे दूंगा कि लेट्स डिवाइड इंडिया इनटू 2 सेपरेट कंट्रीज विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। ठीक है, 1 इंडिया द लैंड ऑफ हिंदूज एंड 2 पाकिस्तान द लैंड ऑफ मुस्लिम्स। नहीं, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या थी इनका, बोलना था मुस्लिम लीग का, इंडिया में ना एक नहीं 2 लोग रहते हैं, 2 तरह की जनता रहती है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पीपल, एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट कर आना, 2 पीपल, ये TWO2PEOPLE, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इंडिया के अंदर आपको कोई वर्ड यूज नहीं करना है, 2 कम्युनिटीज, 2 नेशंस, 2 रिलीजियस ग्रुप्स, नहीं, 2 पीपल, क्योंकि मुस्लिम लीग के डॉक्यूमेंट में यही लिखा होता है, इसलिए इसने कोट एंड कोट भी करा है इसको। इंडिया के अंदर एक नहीं 2 तरह के लोग रहते हैं, एक हिंदू, दूसरे मुसलमान। तो इनके लिए 2 सेपरेट कंट्री भी होनी चाहिए, पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स एंड इंडिया द लैंड फॉर हिंदूज। कांग्रेस ने इस थ्योरी का अपोजिशन करा, जैसे कि हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था, मतलब इस डिमांड को कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, खारिज करा था, और इस डिमांड को भी खारिज करा कि जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान बनना चाहिए द लैंड फॉर मुस्लिम्स। इनका ये कहना था कांग्रेस वालों का, भाई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की क्या कम थी जो तुम टू नेशन थ्योरी लेकर आ गए, तुम तो साफ साफ बोल रहे हो इंडिया द लैंड फॉर हिंदूज, पाकिस्तान द लैंड फॉर मुस्लिम्स। तुम तो कम्युनिटीज़ को बॉर्डर बना के बांट रहे हो, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को। इससे ज़्यादा डिवाइड एंड रूल तो जितना ब्रिटिशर्स ने नहीं खेला, इससे ज़्यादा गेम तो तुम खेल गए। 1940s में जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अपनी चरम सीमा पर होती है, मतलब डिमांड मानी जा रही है, कांग्रेस अपोज कर रही है, ब्रिटिशर्स असमंजस में है कि क्या करें, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो पॉलिटिकल कंपटीशन था वो बढ़ गया। मतलब एक पार्टी ये कह रही है बिल्कुल नहीं बंटवारा होना चाहिए, दूसरी कह रही है हो कर ही रहेगा, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना मुख्य भूमिका निभाई कि वो डिसीजन लेंगे कि पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बात की स्टोरी तो आप फास्ट फॉरवर्ड तो जानते ही हो कि ऑब्वियस सी बातें बना, लेकिन जब ये टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट हो गई और बंटवारा हो गया, तो बंटवारा ऐसे ही नहीं हो गया, बंटवारे का एक प्रोसेस जानते हैं पहले हुआ कैसे, जो कि बहुत सारी बुक्स आपको नहीं बताती है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ये डिसाइड हुआ, अभी तक जिसको
हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के नाम से जाना जाता था, अब वो दो देशों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। इस तरह की जो डिवीज़न हुई, जो पार्टीशन हुआ, ये सिर्फ दर्द भरा मंजर नहीं था, लेकिन बात यहाँ पर उसकी शोक मनाने की या करवा चौथ की औरतों की तरह रूठने की बात इसकी नहीं है। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर भी था कि ये डिसाइड कैसे होगा कि इस प्रोसीजर को, पार्टीशन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करा जाना है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला जो चुनौती हमारे सामने थी कि पार्टीशन हो ही इस बेसिस पे रहा है, इंडिया विल बी द लैंड ऑफ हिंदूज एंड पाकिस्तान विल बी द लैंड ऑफ मुस्लिम्स। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है रिलीजियस मेजॉरिटीज़ का। लीडर्स इस असमंजस में थे, क्या ये सच में ऐसा होगा कि मतलब हिंदुस्तान में अगर ये बोल दिया गया है तो कल को सिर्फ हिंदू ही रहेंगे क्या, और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही देखने को मिलेंगे क्या? तो बेसिकली इस बात का मतलब तो फिर ये निकल कर आता है कि वो एरियाज़ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर थे वो बनेगी पाकिस्तान की टेरिटरी, और बाकी कुछ जो पार्ट बचेगा वो इंडिया के पास बचेगा। अब भैया पूरे के पूरे नॉर्थ से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक हमें खंगालना पड़ेगा मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरियाज कौन कौन से हैं। तो फिर एक मंजर सामने ये भी आया कि अगर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया कुछ ऐसे हुए कि एक जगह तो मिलता नहीं है, कुछ यहाँ पर हुए, कुछ यहाँ पर हुए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो क्या ऐसे बनेगा? इसको पाकिस्तान कहेंगे 1 2 3 4, दिस इज पाकिस्तान, और बीच में ये पूरा जितना ये पोर्शन है, ये ब्लू वाला जो मैं बना रहा हूँ, क्या ये इंडिया होगा? कुछ ऐसा दिखेगा क्या इंडिया और पाकिस्तान? तो बहुत चुनौती थी ये, करना क्या है क्या नहीं करना है। इसके लिए बड़ी सारी कमिटीज़ बनी, बड़े सारे वाइस रॉय के मीटिंग्स हुई, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना बैठे टेबल पर, डिस्कशन हुई। लेकिन हम एक प्रॉपर वे से प्रोसीजर जानते कि ये जितनी भी चीज़ें हुई, जो मैं डिस्कशन और ये सब बता रहा हूँ, ये हुआ कैसे। क्योंकि देखो ना, आपको ये जानना ज़रूरी है यार, ये कैसे पॉसिबल है, बताओ ना। कि वो कह रहे हैं कि ये लाइन देखो कितनी खतरनाक लाइन है, वैसे इसको ज़रा गंभीरता से पढ़ो इसको। जिन एरियाज़ में मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी बनाएंगे और रेस्ट वुड स्टे विद इंडिया। अब अगर इंडिया अगर ऐसा दिख रहा है, मतलब मान लो अगर इंडिया ये है, तो अगर यहाँ पर इधर रह रहे हैं मुस्लिम, इधर रह रहे हैं मुस्लिम, इधर है मुस्लिम, यहाँ मिलेंगे कुछ मुस्लिम्स, यहाँ मिलेंगे कुछ मुस्लिम्स, यहाँ मिलेंगे कुछ मुस्लिम्स। मुझे एक बात बताओ, इसमें पाकिस्तान क्या बनेगा? फिर सवाल एक ये भी, क्या मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो मैंने बनाए हैं, एग्जांपल के तौर पे जो मैंने बनाए हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 और एरिया 6, क्या इन सबको ये बोल दें कि तुम वन में आकर रहने लगो इस जगह पर, इसको बोल देंगे पाकिस्तान? या फिर हम सबको ये बोले तुम इस जगह चले जाओ, ये बन जाएगा पाकिस्तान? या फिर सबको बोले कि 5 नंबर के एरिया में आ जाओ, या फिर बीच में आ जाओ, या फिर 2 नंबर के एरिया में चले जाओ, या फिर 4 नंबर के एरिया में आ जाओ? क्या करा जाए? क्योंकि वो तो ये बोल रहा है साफ साफ, मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, वो बनेगा पाकिस्तान और बाकी हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान इसमें से होगा कहाँ, ये तो बता दो कोई। येलो पोर्शन का जो हिंदुस्तान देख रहा है, तो वो हिंदुस्तान होगा कहाँ? इसको समझते हैं, प्रोसीजर को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो कोई न्यूज़पेपर या कोई करंट अफेयर या कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बताते ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, आगे ये आइडिया सिंपल तो लगता है, लेकिन मैंने तो पहले ही आपको कॉम्प्लेक्स बता दिया, सिंपल तो कहीं से भी नहीं है। किससे भी ये बोलना कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को पाकिस्तान बना दो, मैंने तो आपको पहली कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखा दी। कभी भी किसी कंट्री में ऐसा होता है कि सारे के सारे नाजीज इस जगह रह रहे हों, सारे के सारे ज्यूज़ एक जगह रह रहे हों, सारे के सारे क्रिश्चियन एक जगह रह रहे हों, सारे के सारे मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, जैना, हिंदू, ST SC OBC अगर
माइनर क्लासेस भी मान लो, ऐसा कभी होता है कि एक रीजन में एक स्टेट में रह रहे हो? बताना ज़रा। कि वहाँ और कोई कम्युनिटी नहीं मिलेगी? पंजाब के अंदर अशप्रीत सर सरदार रह रहे हैं और कोई नहीं रहता? स्टैम्प पेपर पे कोई लिख कर दे सकता है कि अमृतसर के अंदर एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा? कोई ये लिख कर दे सकता है कि सऊदी अरेबिया में, ईरान में, कतर में एक भी हिंदू नहीं मिलेगा? इंटरनेशनल बात कर दी मैंने, बता दो ज़रा। खा जाओ यूपीएससी की कसम, नहीं मिलेगा, बताओ। तो दिस आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। इससे चुनौतियां बहुत आई। सबसे पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी ब्रिटिश इंडिया में इकलौती सिंगल बेल्ट ऑफ ऐसा एरिया नहीं था। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अक्सर ना आप पोस्ट इंडिपेंडेंस भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसा बोलना चाहिए, जब अंग्रेज आते हैं ना मॉडर्न इंडिया में, जब अंग्रेज आते हैं, मॉडर्न इंडिया की जब शुरुआत होती है, वैसे तो पोर्चुगीज जब आए थे तब से होती है, लेकिन मॉडर्न इंडिया की जब शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के टाइम पर ना, ये लोग रीजन्स को कभी कभार ना, आप बस याद रखना कि बेल्ट भी बोलते थे, बेल्ट। ये वाली बात याद रखना, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब जब हम स्पेक्ट्रम वगैरह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा कि ये बेल्ट क्यों बोलते थे, बट इसका भी फंडा बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कोई भी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर एक सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऐसा नहीं था कि जहाँ पर, वही वाली बात है जो मैंने आपको बोली है, फालतू की अंग्रेजी में बात कर रहा है कि एक जगह पर, एक स्टेट में, एक गली मोहल्ले में सारे के सारे मुसलमान एक साथ मिल रहे हो, नहीं। यहाँ पर देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन। 2 जगह पर देखा गया कि मेजोरिटी में मुसलमान रहते हैं, एक वेस्ट साइड पर, एक ईस्ट साइड पर। तो इसका रंग रूप कुछ ऐसा बनकर आया। ये क्या बन गया? वो मैसेज देखकर ही डिस्टर्ब हो गया मैं। चलो, ये हो गया, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये देखा गया इस साइड, यहाँ पर और इस जगह पर, यानी कि ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, यहाँ है ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। अब प्रॉब्लम क्या थी? कशिश, फेविकॉल का जोड़ बहुत तेज़ होता है ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नहीं जोड़ सकता वो। अब बात करें अगर कंट्री की जिसमें मतलब किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, सैकड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई ऐसा तरीका है, कोई मुझे बता सकता है, कोई ऐसा तिकड़म, कोई ऐसी मैजिक, कोई ऐसा फेविकॉल का डब्बा जिससे ये दोनों के दोनों पार्ट्स ज्वाइन हो सकें? अशप्रीत जल्दी बताओ, कौन सा प्रोसीजर ऐसा साइंटिफिकली ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कर दें? कौन से भगवान को लेटर लिखें कि चिपका दो उसको? देयर वॉज नो वे जिससे चिपकाया जा सके। तो चाहे उस टाइम पर राम मंदिर में कॉल कर लो या अल्लाह को फ़ोन लगा लो, ऐसा तो कोई प्रोसीजर था नहीं, ठीक है। जितनी मर्जी हनुमान चालीसा कर लो या जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, लोगों को समझ में आ गया, लीडर्स को समझ में आ गया, ऐसा कोई प्रोसीजर तो है नहीं। तो ये डिसाइड करा गया कि जो नई कंट्री, जो पाकिस्तान बनेगी, इट विल कंप्राइज ऑफ 2 टेरिटरीज। और ये कहानी आप फास्ट फॉरवर्ड वे में जानते हो ऑलरेडी, है ना, क्योंकि आपने वॉर वगैरह सारी कंप्लीट कर चुके हो आप मेरे साथ, है ना। 2 टेरिटरीज बनेगी, एक बनेगा वेस्ट साइड से पाकिस्तान, एक बनेगा ईस्ट साइड से पाकिस्तान। तो उसको नाम दिया गया ईस्ट पाकिस्तान और इसको नाम दिया गया वेस्ट पाकिस्तान। तो 2 पाकिस्तान बने, वेस्ट एंड ईस्ट, जो कि सेपरेट होंगे एक दूसरे से बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। ये दिख रहा है, ये एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले एक बात और करते हैं। इंडिया, हमारा इंडिया जो मेन इंडिया था, अब मतलब अब इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करके बात करेंगे।
इंडिया और इंडिया के लीडर्स मान कैसे गए इस बात के लिए? इनको ये पता था पाकिस्तान कभी सरवाइव कर ही नहीं सकेगा। ये सरासर बेवकूफ़ी है। इंसान बौखलाहट में बहुत कुछ कर जाता है। लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अगर सोचा होता तो पाकिस्तान लालच के मारे ही तो ले गया ना ईस्ट पाकिस्तान को। इंडिया को पता था कोई बात नहीं, हमारी जब खुद हालत ख़राब है भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, आर्टिकल 1 लिख दिया कि कल को इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद पहला चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग तो सबसे यही है कि देश का बंटवारा ना हो जाए। पढ़ा था ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था मैंने। तो तुम तो फिर भी बहुत दूर हो, तुमने तो अपना देश कहाँ ही बना डाला, दूसरा पार्ट देश का। और ऐसी कोई कंट्री कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकी, और तुम तो बहुत ही यूनिक हो। 150-200 कंट्रीज में से ऐसी कोई कंट्री हमने देखी नहीं कि एक टेरिटरी वहां पड़ी हुई है, एक टेरिटरी वहां पड़ी हुई है, बीच में से एक सेपरेट कंट्री से पास होकर जाना पड़ रहा है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा ना इंडिया की भी चालाकी की बात कर लेते हैं। इंडियन से तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मतलब ब्लाइंडली हर चीज़ को मतलब हाँ में लाना है। थोड़ी सी इंडिया की चालाकी की बात कर लेते हैं। इंडिया को यह पता था पाकिस्तान हमसे भिड़कर तो दिखाए किसी भी बात पर, हम उसे पहली बात है एक्सेस ही नहीं देंगे यहाँ से यहाँ तक का बीच में से। तुम्हें जाना है तुम चाइना घूमकर इधर उधर घूमकर अपना जाओ, तुम्हें जाना तो समुद्र के इलाके से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल होकर जाओ। हम बीच में से तो नहीं गुजरे थे कि अगर तुम्हें बदतमीजी दिखाई हल्की सी भी तो। और फिर जब बीच में से गुजरने नहीं देंगे तो यहाँ के लोगों का जागेगा नेशनलिज्म कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर उनका पार्लियामेंट, उनका सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री वहाँ, प्रेसिडेंट वहाँ, मिलिट्री वहाँ, सब कुछ हेडक्वार्टर्स वहाँ, हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। ये जो जुआ खेल गया इंडिया, टेम्पररी हर्ट हो गया 2 पार्ट देने से, लेकिन ये जुआ ज़रूर काम आया 1971 में। शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग जब बनी थी, मैंने पढ़ाया था, जागा था नेशनलिज्म, और ऊपर से लैंग्वेज का इशू, ये रीजन चिपका हुआ था वेस्ट बंगाल के साथ। कैसे भी जागा हो, लैंग्वेज तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा इशू बन जाएगा, लेकिन बन गया ना इशू। और पाकिस्तान ने ब्लेम क्या लगाया था कि ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने के पीछे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों इसने सपोर्ट करा, क्यों रेफ्यूजी कैंप्स इसने बनाए, क्यों पूरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU वगैरह पूरा खाली करवा दिया, 90 लाख 70 लाख रेफ्यूजीज को पनाह दी। क्या ज़रूरत थी अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करने की? हमारा इंटरनल मैटर था, हम देख लेते। तो वॉर हुआ दोनों के बीच में और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। जबकि ये मंजर तो याद है, ऐसा था, याद करो, पाकिस्तान ने 3 एक्सिस अलायंस बनाई थी, पाकिस्तान, चाइना और USA, मैंने पढ़ाया था। और इंडिया ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी थी 20 सालों के लिए, 1971 से लेकर 1991 तक। किसके साथ? USSR के साथ। वो अलग बात है कि ट्रीटी इतनी मनु साबित हुई कि जिस दिन ये ट्रीटी, जिस साल ही ख़त्म होती है, उसी साल USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन इस ट्रीटी के साइन करने के साथ ये 3 एक्सिस अलायंस हम पे उंगली नहीं उठा पाए, कुछ कर नहीं पाए हमारा। ये है वो कहानी पूरी की पूरी जो मैंने आपको रिकॉल करवा दी। दूसरा आ गया, दूसरी डिफिकल्टी, सेकेंडली, सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो थे, ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान में इंक्लूड होना ही चाहें। ये लो भाई, नया चैलेंज देखो। ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है राइटर? ठीक है, हमने क्या देखा अभी तक कहानी? वेस्टर्न साइड पर और ईस्टर्न साइड पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। ठीक है जी। अरे एरिया होने से क्या होता है? वेस्ट साइड पे है, ईस्ट साइड पे है, ये एरिया मान लिया वेस्टर्न एंड पे है और ईस्टर्न एंड पे, ईस्टर्न साइड पर है।
इधर जो लोग रह रहे हैं ज़रूरी थोड़ी ना वो मान जाएंगे कि लो हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल होना है। क्या हो, हमें क्या पता क्या हो कि ग्रीन वाले का जो इतना पोर्शन है ये मुसलमान कहें कि हमें तो इंडिया में शामिल होना है, ये वाला जो ग्रीन एरिया का पोर्शन है इधर के मुसलमान कहें हमें इंडिया में शामिल होना है। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर ये भी तो कह सकते हैं इतने पोर्शन के मुसलमान ये कहे कि हमें इंडिया में शामिल होना है, और इस साइड में ये वाले मुसलमान कहने लगे कि हमें इंडिया में शामिल होना है, ये वाले कहने लगे हमें इंडिया में शामिल होना है, और इधर के कुछ हिंदूज हैं वो ये कहने लगे कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। क्योंकि ऐसा, एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि कोई भी हिंदू पाकिस्तान नहीं गया था उस टाइम पर, बताओ। यहां पर बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, कोई भी हिंदू क्या इंडिया में ही रहता, सारे हिंदू, बताओ कोई पाकिस्तान नहीं गया था क्या? बहुत थे। अब यार ये हो गई प्रॉब्लमेटिक बात, अब क्या करें? तो सेकंड हमने ये चैलेंज पढ़ा कि सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट्स हमें मिल गए हैं। ईस्ट में हमने क्या पढ़ा, वो एक वेस्ट साइड पे है, ईस्ट साइड पे ज़्यादातर एरिया, मतलब मुसलमान और भी तितर बितर फैले हुए हैं, लेकिन उनके मेजॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज ईस्टर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में मिल रहे हैं। लेकिन सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं, ज़रूरी थोड़ी ना वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहें। तो यहाँ पर एक लीडर होता है, नाम कोडवर्ड, मतलब कोडवर्ड कह रहा हूँ सॉरी, निक नेम इनका फ्रंटियर गांधी, पूरा नाम खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत लॉयल मुसलमान था ये, इंडिया से बहुत लॉयल मुसलमान था, बहुत अच्छा लीडर था। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का NWFP का, जिसको NWFP का जिसको शॉर्ट में NWFP बोलते हैं, पूरा नाम होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उधर का अनडिस्प्यूटेड लीडर था। इसका मतलब क्या है समझते हैं। नाम को तोड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही होता है। नॉर्थ वेस्ट हमें कहाँ दिखता है? नॉर्थ वेस्ट हमें दिखता है यहाँ पर, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। इसका मतलब ये NWFP वाला एरिया कहाँ था? ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मैप वगैरह में अगर कशिश अगर कभी देखने को मिल जाए, प्रैक्टिस वगैरह आप इधर उधर से जो करते रहते हो, तो ये वाली बात याद रखना, ठीक है। तो ये एरिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। ये अनडिस्प्यूटेड लीडर था। ये बार बार जो मैं इंडिया के मैप बना रहा हूँ ना, इसके लॉजिकल रेलेवेंस है कि कल को मतलब आपको सारी चीज़ें गहराई से पता होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोगों के लिए ज़्यादा, जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आ जाए तो ज़्यादा सतर्क हो जाया करो कि हमें ऑप्शन लेना हमारा, क्योंकि ऑप्शन है वो हमारा, तो हमें ज़्यादा पता होना चाहिए उसके बारे में, लॉजिकल वे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिखते चल रहे हैं, कुछ भी बोलते चल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस में कुछ नहीं वर्क करता, हमारा ओपिनियन मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान अनडिस्प्यूटेड लीडर था NWFP का, जिनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी। इन्होंने, मैंने जैसे कि बताया, बहुत लॉयल मुसलमान थे, बहुत कट्टर तरीके से इन्होंने अपोज करा था टू नेशन थ्योरी का। ये बिल्कुल टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, लेकिन सिंपली इनकी वॉइस इग्नोर हो गई और NWFP जो था वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गया। मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी बता देता हूँ NWFP मर्ज कैसे हो गया। NWFP में ये लाइन लिखी हुई ना, ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर। यहाँ पर देखो, हाँ, ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर। लॉयल मुसलमान थे, ये कहते थे पाकिस्तान से, मैं चैलेंज देता हूँ NWFP के मुसलमान नहीं मानेंगे आने के लिए पाकिस्तान के साथ, कभी नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ, मैं अपने लोगों को पहचानता हूँ। तो ठीक है, बहस हो गई जिन्ना के लोगों के बीच में और खान अब्दुल गफ्फार खान के बीच में। और कांग्रेस तो यही चाह रही थी ना कि जितने रीजन बच जाए इंडिया में शामिल होने के लिए, उतना बच ही जाए, ना जाए पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भिड़प हो गई NWFP को लेकर। अब क्या हुआ,
दोनों के बीच में एक समझौता ये निकला कि यहाँ पर रेफरेंडम करवा लेते हैं, रेफरेंडम करवा लेते हैं। यहाँ पर जो लोग थे एनडब्ल्यूएफपी में, कोई मुझे बता सकता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता में उनको क्या बोला जाता था? एनडब्ल्यूएफपी में जो लोग थे खान अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता, हाँ नहीं उन, हाँ वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जो एनडब्ल्यूएफपी में जो लोग हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था? जो लॉयल लोग थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको वो बोलते थे कि यहाँ के लोग जो हैं इनमें ये चीज़ है, ताकत है, क्षमता है, एक स्पेशल नाम बोलते थे। बताओ, एक ग्रुप को स्पेशल नाम देते थे, याद रखना। क्या? खुदाई खिदमतगर्स। खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार्स, अगेन नोन एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये नाम है, आ सकता है कि खुदाई खिदमतगर्स टर्म किसने यूज करी थी? आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने रेफरेंडम करवाया। कशिश, क्या कहना था खान अब्दुल गफ्फार खान का कि एनडब्ल्यूएफपी के मुसलमान कहाँ जाने के लिए मानेंगे, पाकिस्तान के इंडिया? हैं शैली, कहाँ पर जाने के लिए मानेंगे? इंडिया में। और मुस्लिम लीग क्या कह रही थी? पाकिस्तान में। तो रेफरेंडम हुआ और आप यकीन नहीं मानोगे 99% एनडब्ल्यूएफपी के मुसलमान वोट कर गए पाकिस्तान के फेवर में। रेफरेंडम 99% में ये हुआ कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स ने वोट करा कि वो पाकिस्तान के फेवर में रहना चाहते हैं, वहीं पर जाना चाहते हैं। और इसके बाद मतलब ये एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्होंने संन्यास ले लिया था, काइंड ऑफ इनका दिल टूट गया था, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से इस बात पर। ये वही वाली बात होती है ना, मैं किसी के पीछे बोलूँ कि यार चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को, ये पर्सन तो कभी दगाबाजी कर ही नहीं सकता, ये इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो मेरी साइड से ही बोलेंगे, मेरी लड़ाई में आएंगे हमेशा, ऐसा वो करके। लेकिन फिर जब छोटा मोटा परसेंटेज भी नहीं, 99% मुसलमान, सोचो ज़रा। और रेफरेंडम में यही हुआ कि एनडब्ल्यूएफपी जो था मर्ज हो गया पाकिस्तान के साथ। आगे की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। पहली चुनौती हमने देखी कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कहाँ पर हिंदू मुसलमान के एरियाज़ हैं ज़्यादा, मुसलमान डोमिनेटेड एरियाज़ को हम लोग बना देंगे पाकिस्तान। दूसरा चैलेंज ये था कि चलो वो मिल भी जाए तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे लोग मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम ये थी, 2 ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दो जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया में, एक पंजाब वेस्ट साइड पे, दूसरा बंगाल ईस्ट साइड पे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी एरियाज थे, वेस्टर्न साइड पे पंजाब में, ईस्टर्न साइड पे बंगाल में। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया की ये दोनों, लेकिन इनके अंदर बड़े सारे एरियाज ऐसे थे, काफ़ी बड़ी तादाद में, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी के अंदर थे। बात समझ में आ रही है? पूरे का पूरा पंजाब और बंगाल मतलब मान लो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन पंजाब के अंदर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, यहाँ पर मुसलमान इतने नहीं हैं, वो नहीं चाहते मर्ज होना, वहाँ हिंदू हैं ज़्यादा या कोई और दूसरी कम्युनिटी है। तो इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट ये जो दोनों प्रोविंसेस थे ये बाइफरकेट होंगे अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मेजोरिटी
एट डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। सोचो ज़रा कितनी गंभीर बात वो आपसे बोल रहा है। इस साइड पंजाब है, ये बंगाल है, ये पंजाब दिख रहा है, ये बंगाल दिख रहा है। इनका डिवीजन कैसे होगा? पूरे पंजाब के अंदर भी, जैसे अभी तक तो पूरी पूरी कंट्री का हो रहा है ना, ऊपर ये पूरी पूरी कंट्री का हो रहा है, पंजाब के अंदर ये बंगाल के अंदर ये जितना हिस्सा मैंने मार्क करा है ग्रीन से, वो पाकिस्तान का पार्ट विद इन द पंजाब। जितना मैंने येलो से मार्क करा है विद इन द पंजाब एंड बंगाल, वो हिंदुस्तान का पार्ट। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस है इस बात की? बताना। हर्षप्रीत हंस रही है ना, हर्षप्रीत को पता आगे क्या लाना है ना। इनको बड़ी सेंस लग रही है इस बात में। फिर से पढ़ो इस लाइन को। तीसरी प्रॉब्लम ये थी, 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया में, एक पंजाब एक बंगाल। यहाँ पर विद इन पंजाब एंड विद इन बंगाल बड़े सारे ऐसे लार्ज एरियाज थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम थे मेजॉरिटी के अंदर। बंगाल के अंदर मतलब मान लो, मैं ज़्यादा जगह तो जानते नहीं, क्या बोलूँ मैं, सिलीगुड़ी मान लो, ठीक है, सिलीगुड़ी आई थिंक इज इन वेस्ट बंगाल में है सिलीगुड़ी। पंजाब के अंदर लुधियाना, अमृतसर, अम्बाला, ये बोल रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं, मतलब वहाँ पर है ही नहीं, मुसलमान नहीं है वहाँ पर, मतलब सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मतलब मान लो इन बंगाल में, इन सिलीगुड़ी में और इनमें अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, इनमें ज़्यादा रहती है, मुसलमान नहीं रहते यहाँ पर। तो ये डिसाइड करा गया, ये जो 2 प्रोविंसेस हैं बाइफरकेट होंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल, कि ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान का पार्ट, ये पाकिस्तान का पार्ट, ये पाकिस्तान का पार्ट, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का पार्ट। बंगाल के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट, ये गली, ये मोहल्ला पाकिस्तान का पार्ट, बाकी ये पूरी गली मोहल्ले हिंदुस्तान का पार्ट। अब हुआ क्या, ये डिसीजन इजी है लेना? वैसे बताना जरा, पूरे इंडिया का डिसाइड हो नहीं पा रहा, विद इन पंजाब और बंगाल इन गलियों को बांटना इजी है? मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक बगल वाले घर में रह रही थी या सामने वाले घर में रह रही थी, उसकी और मेरी गली का ही बंटवारा हो गया। अब उसके पापा बोल रहे हैं मुझसे, तेरे को अगर ऐसे किस्ती देनी है तो वीज़ा पासपोर्ट लेकर आ। अब ये डिसीजन लिया ही नहीं जा सका एट द मिडनाइट ऑफ 14 to 15 अगस्त। लो भाई, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन ना सिर्फ हमें नहीं है, ये शुरू से है, देख रहे हो, ये लीडर्स में भी है। ये डिसीजन लिया ही नहीं जा सका 15-14 की रात तक। तो अब हुआ क्या, सुबह हुई 15 अगस्त की, हमें साला यही नहीं पता कि हम हिंदुस्तान में खड़े कि पाकिस्तान में खड़े। और उस टाइम पर आग इतनी फैली हुई थी, मतलब अभी फनी वे में आप मान सकते हो उसको, लेकिन बड़ी सारी जगह पर ऐसा होता था। स्पेशली ज़्यादातर आपको पता ही है, ट्रेनें वगैरह, दंगे वगैरह जो हो रहे थे वो पंजाब की साइड से हो रहे थे, जो कि पाकिस्तान में और इंडिया में, मतलब जो ट्रेनें वहाँ से आ रही थी, लाहौर, मुल्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस जगह से है ना। तो जैसे ही पता लगा, जैसे मतलब मान लो किसी को कि मेरे को जाना है हिंदुस्तान और मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान की धरती पे, बस दंगे स्टार्ट, बेफालतू में दंगे, मतलब जैसे सड़क नहीं जाती किसी की, एकदम से पागल कुत्ता पीछे दौड़ पड़ता है, पकड़ो पकड़ो से काट डालो, लाहौल बिला वक्त। इट meant that लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो इंडिपेंडेंस के डे पर कि वो हिंदुस्तान में खड़े हैं कि पाकिस्तान में खड़े हैं। तो एक बात बताओ कशिश, लोगों को कंफ्यूजन कैसे ना हो जब देश ही कंफ्यूजन में आज़ाद हुआ है? बताओ, असर तो रहेगा ना, है कि नहीं शैली? लोग कहते हैं रागिनी हम लोग कंफ्यूज है, डिफ्यूज है, कैसे ना हो, असर तो रहेगा ना। आज़ादी का मुहूर्त के हवन ही वैसे ही हुआ है कन्फ्यूजन से।
अब ये जो दो प्रोविंसेस का पार्टीशन था, पूरे देश का पार्टीशन एक अलग बात है, इन जो दो प्रोविंसेस का पार्टीशन हुआ, ये सबसे गंभीर ट्रॉमा था पार्टीशन का। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर जो पैदा हुआ लोगों पर, कम्युनिटीज़ पर, देश के लीडर्स पर, वो इसकी वजह से हुआ। 3 प्रॉब्लम हो गई बहुत अच्छे से डिस्कस। चौथी एंड लास्ट प्रॉब्लम, फोर्थ और सबसे ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम जो थी वो थी, यहाँ पर तो अभी तक हम लोग सिर्फ ना एक ब्रॉडर वे में देख रहे हैं। हम लोग अभी तक तीनों पॉइंट्स पे किसकी बात करते हुए आए हैं, सब लोग बताओ। हिंदू मुसलमान की ना, हिंदू एरिया मुसलमान एरिया, हिंदू एरिया मुसलमान एरिया, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, हिंदू मेजोरिटी डोमिनेटेड एरियाज, यही बात करते हुए आए ना, बताओ। इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं रह रहा था। सरदार, बुद्धिस्ट, जैना, ST SC OBC, विमेन, वल्नरेबल सेक्शंस और सब रिलीजियस कम्युनिटीज, पारसी वगैरह, ये लोग कोई नहीं रह रहे थे, बताओ। तो प्रॉब्लम था लास्ट माइनॉरिटी का। अब फनी बात ही है, साला मेजॉरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, तुम्हें कहाँ से ध्यान दें हम लोग, ठीक है, माइनॉरिटी पे कहाँ से ध्यान दें। दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। लाखों की तादाद में हिंदू और सरदार कम्युनिटीज उन एरियाज में जो अब पाकिस्तान में शामिल है, उतने ही वो लोग इक्वली एरियाज में थे जितने इंडियन साइड पर पंजाब और बंगाल है, और कुछ कुछ ये दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज तक फैले हुए थे। इन्होंने अपने आप को ये पाया कि ये तो ट्रैप हो गए हैं। अब आप कहोगे यार ये लाइन समझ में नहीं है ज़्यादा अच्छे से, ट्रैप हो गए मतलब। इस लाइन को समझने के लिए तीसरे पॉइंट की ये वाली लाइन पे ध्यान दो। इंडिपेंडेंस डे के मतलब आज़ादी के दिन पर कई लोगों को पता ही नहीं था वेदर दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान, इस वजह से दे फेल्ट ट्रैप्ड। अब ट्रैप्ड इस वजह से भी कि जब वो यहाँ रह गए और जाना आसान नहीं था। मतलब मान लो यार एक बात बताओ ना, हर किसी में इतना वो थोड़ी ना था। आप मान लो आप हिंदुस्तान रह गए, आपको जाना था पाकिस्तान, आपका गांव वहाँ पर आप ना ट्रेनों का वेट कर रहे थे कि दंगे शांत हो जाए तब हम निकलेंगे, हमारे साथ हमारी बहू, बेटियाँ, बीवी, ये सब है, बिना इनके कैसे जाएं, और इनको सेफली लेकर जाना है। लेकिन अब 15 अगस्त आ गया। अब ये लोग, इन्होंने सोचा देखो बीजी परजाई जी, आप एक बात सुनो, पाकिस्तान की साइड ना बड़े दंगे चल रहे सी, हम लोग नहीं जा सकते इतनी आसानी से, इसलिए बेटर है आलू के पराठे, लस्सी का गिलास यहीं बनाओ, यहीं खाओ। लेकिन इनका लस्सी का गिलास और आलू के पराठे इतने दिन तक चलते रहे कि 15 अगस्त आ गया, और फिर इनको पता लगा वो तेरी बहन दी, हम तो फंस गए। अब 80 की करा, तो अपने ही घर में इनको ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ही था ना सब कुछ, कि ये एक अनडिजायरेबल एलियन है। स्पेशली मुसलमानों को बहुत डर लगता था। क्यों? मुसलमानों को ये वाली बात पता थी पाकिस्तान से ना ट्रेनें आ रही हैं, कट कट के हिंदूज भेजे जा रहे हैं, सरदार भेजे जा रहे हैं, औरतों का रेप कर करके भेजा जा रहा है। कल को हम अगर हिंदुस्तान में रहने चले जाए, जो हमारे या फिर रिश्तेदार भी रह गए हैं, या हमने डिसाइड करा कि हम इंडिया में जाकर रहेंगे, तो कल को हमारे साथ ये बर्ताव ना हो कि कल को हिंदू कम्युनिटीज़ मेजोरिटी में वहाँ पर है, इट इज़ द लैंड फॉर हिंदूज, वो हमें जान से मार डालें, कल को कोई काम धंधा ना मिले। तो जिस जमीन पर अभी तक जिसके पूर्वज रह रहे थे, अब वो वहाँ पर बन गए अनडिजायरेबल एलियंस। लेकिन जैसे ही क्लियर हुआ कि कंट्री जो है उनका उसका पार्टीशन होना है, माइनॉरिटीज़ जो थे जैसे सरदार, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, दोनों साइड्स पर ये इजी टारगेट बन गए अटैक का। किसी ने इस तरह की प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगाया भी नहीं था, किसी को ये भी नहीं पता था, कोई प्लान भी नहीं था कि हैंडल कैसे करना इस प्रॉब्लम को। अब चलती ट्रेन में एकदम से दंगे स्टार्ट हो गए, छेड़ाछाड़ी होने लगी, औरतों के खिलाफ गलत बर्ताव होने लगा, कोई क्या कर ले, तलवारें निकाल कर मार रहे हैं एक दूसरे को। आज़ादी की लड़ाई जबकि सबने साथ में लड़ी। इनिशियली जो लोग थे और जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनको ये लगा ये वायलेंस टेम्पररी है और जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन वायलेंस दिन प्रतिदिन, हफ्ते महीने जैसे बीतते रहे, इवन मतलब सब कुछ जब आगे टाइम चलता रहा, यहाँ पर दंगे बढ़ते रहे दोनों साइड्स पर। पाकिस्तान और इंडिया में बॉर्डर पर दोनों साइड पर जो माइनॉरिटीज़ थी, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट कि वो अपने घर को छोड़ कर जाएं
और कुछ कुछ घंटे का इनको नोटिस मिलता था कि अब तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना जल्दी फटाफट डिसाइड करो। अगर तुमने बोल दिया अब तुम पाकिस्तान जाने वाले हो तो अब तुम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, अगर तुमने बोल दिया कि हिंदुस्तान जाने वाले हो तो अब तुम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। अब ये तो पार्टीशन का प्रोसेस था जो कि इतना चुनौतियों से भरा हुआ था। पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस के बारे में जानते हैं तो और दिल दहलेगा। अभी तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।